गर मेरे अंग का कोई धर्म नहीं तो वो कौन लोग हैं जो मेरे शरीर के मज़हब पर मुहर लगाते हैं। नमस्कार, मैं देवेश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस खास कार्यक्रम आवाज़ में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हर हफ्ते किसी न किसी खास व्यक्ति को हमारे कार्यक्रम आवाज़ में आपसे रूबरू करवाते हैं। आज के इस खास कड़ी में एक खास मेहमान हमारे साथ में है जो युवाओं और बुजुर्गों में बहुत ही चर्चित है। इनकी कुछ नज़में हैं जो दिल को छू लेती हैं। तो आज के इस खास मेहमान का स्वागत करते हैं उन्हीं की एक छोटी सी नज़्म से। ये नज़्म कुछ ऐसे है कि हम सब में एक इमरोज़ है। हम सब में एक इमरोज़ है जो तमाम उम्र अपनी अमृता को ढूंढता रहता है। हम सब में एक इमरोज़ है जो तमाम उम्र अपनी अमृता को ढूंढता रहता है। अमृता जो दिखती रही कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अमृता जिसका रंग है मिट्टी सा। अमृता चले तो लगे जैसे कोई गांव चल के आ रहा है। अमृता जिससे कभी सालों बात तक नहीं हुई। और अमृता जिससे अब बातें रुकती ही नहीं। मैं इमरोज़ हूँ जो अब अमृता हो गया। वो कहते हैं कि कवि हूँ, कलाकार हूँ, लड़ रहा हूँ कि जिंदा रह सकूँ और जी सकूँ। मयंक जी, आपका स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम आवाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खूब लिखा है, एक ज़मी दो चांद बस उम्र बसर के लिए काफ़ी है। मयंक जी, इस नज़्म में दो चांद कौन है और आपकी पहली फिक्शन मूवी भी दो चांद पर ही आधारित है। चाँद मेरे लिए हमेशा से बहुत मेटाफरिक रहा है और मुझे हमेशा से लगता है कि चाँद जो है वो मात्र एक ग्रह ना रह करके उससे कुछ और ज़्यादा बड़ा है। बेहद खूबसूरत चाँद मुझे लगता है। और एक ज़मी एक आसमां और दो चांद उम्र बसर के लिए काफ़ी। इसमें चांद के मायने ये है कि एक चांद तो है ही और एक जो दूसरा चांद है वो कुछ भी हो सकता है। वो शायद आपका प्रेम हो सकता है या कोई भी ऐसी जगह जो आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, मतलब उसके मायने आप प्रेम से जोड़ करके देख सकते हैं। और आधा चांद तुम रख लो, उसमें उस फिल्म में जो आधा चांद है, आधा चांद तुम रख लो, बेसिकली वो सेकुलरिज्म पे बेस्ड है और हिंदू मुस्लिम रिश्तों पे आधारित फिल्म है वो। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि चांद किसी का नहीं होता है, तो वो जितना मुसलमानों का उतना हिंदू का भी है। तो वो फिल्म वो वैसा मेटाफर है कि आधा चांद तुम रख लो। मयंक जी, अब तक का सफ़र नज़्मों को लेके आपका कैसा रहा और किस तरीके से नज़्मों को लेके आपको प्रेरणा मिली? मुझे पता नहीं नज़्मों की प्रेरणा क्या होता है, मतलब मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं। और मैं धीरे-धीरे मैं थिएटर करता था और धीरे-धीरे जो है लिखने पढ़ने लगा। पढ़ता बहुत था, तो अब जैसा जो आपके अंदर जाएगा तो ये लाज़मी है वही निकलेगा। जैसे अब कोई आदमी हिंदी बोलता है तो उसके पीछे का कारण ये रहता है कि उसने हिंदी सुनी होती है। तो कोई आदमी अंग्रेज़ी, फ़ारसी जो भी भाषा बोलता है उसके पीछे का कारण ये है कि उसने उस किस्म की भाषाएँ सुनी है। तो मैंने नज़्में, कविताएँ बहुत पढ़ी हैं अपने बचपन में और वो धीरे-धीरे एक उम्र के बाद जो है आप जब कुछ भी आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है तो वही उसका फॉर्म बन जाता है, वही नज़्में आपकी फॉर्म बन जाती हैं। और आप पूछेंगे कि अब तक की आपकी जर्नी कैसे रही, तो ऐसी नज़्मों पे मैं कोई जर्नी नहीं कर रहा हूँ। मैं वो जीवन जी रहा हूँ और जो है जीवन को महसूस कर रहा हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ। और कविताओं को मैंने अपना एक्सप्रेशन बनाया है और कविताएँ लिखता हूँ और मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें घटित हो रही हैं, आई एम अ सोशो पॉलिटिकल पोएट, तो उन तमाम समस्याओं को, दिक्कतों को जितना हो सकता है अपनी कविताओं के माध्यम से मैं कहने की कोशिश करता हूँ। हाल ही में आपने कटक लिटरेचर फेस्टिवल में पार्ट लिया था, तो उसका अनुभव कैसा रहा आपका? हाँ, ये एक मैं कटक लिटरेचर फेस्टिवल में अभी होके आया हूँ पिछले महीने ही। और उससे पहले भी मैं और भी काफ़ी सारे लिटरेचर फेस्टिवल में जाता रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि अब हमारे जैसे पोइट को, जो कि बहुत ही ज़्यादा सामाजिक और राजनीतिक कविताएं लिखते हैं, उन लोगों को बुलाया जा रहा है। अभी अगले महीने जो है शांति निकेतन में टैगोर लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ कविताएं पढ़ने। और बहुत ही ये बात मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ कि जितने भी सोशियो पॉलिटिकल पोइट हैं, जो सामाजिक मुद्दों पर या राजनीतिक मुद्दों पर जो कविताएं लिख रहे हैं, वो बहुत ही कमाल की कविताएं लिख रहे हैं। और आज के दौर में वो कविताएं और कमाल की मुझे लगती है। मैं बहुत सारे कवियों को जानता हूँ जो बहुत बहुत कमाल की उन्होंने कविताएं लिखी हैं। और कुछ ऐसे कवि रहे हैं जिनको मैं निजी तौर पे बेहद पसंद करता हूँ, जैसे रमाशंकर यादव विद्रोही जी, और हमारे एक मित्र थे प्रमोद सिंह परिंदा जी,
जो कि बहुत ही कमाल की कविताएं लिखते थे। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि वो दौर बेहद ख़तरनाक होता है जिस दौर की कविताएं बहुत कमाल की होती हैं। तो ये दौर बेहद ख़तरनाक दौर है क्योंकि इस दौर की कविताएं बहुत कमाल है। शॉर्टकट्स का ज़माना है, तो क्या कला के क्षेत्र में भी शॉर्टकट्स का होना फ़ायदेमंद है? हाँ, शॉर्टकट्स फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक विज्ञान भी कहता है कि जिस गेंद को आप जो है जितनी तेज़ी से फेंकोगे वो गेंद उतनी तेज़ी से ही आपके पास वापस लौट करके आती है। तो जो शॉर्टकट भी कुछ वैसा ही है, जितनी तेज़ी से आप बढ़ोगे उतनी तेज़ी से ही जो है वापस नीचे उतरते भी हैं। और ये थोड़ा सा वैसा भी है कि जब राह आपकी लंबी होती है तो आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझ पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल पाते हैं, आपका जो बेस होता है वो उतना ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो एक समय के बाद आप लंबे समय तक टिके रह पाते हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्टकट्स की तरफ ना बढ़ा जाए तो मुझे लगता है बेहतर है। सुना है कला के क्षेत्र में पैसा नहीं है और आज की युवा पीढ़ी में कला को लेके एक पैशन सा बन चुका है। उस पैशन को किस तरीके से प्रोफेशन में बदला जाए, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। ये वैसा ही है जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे आप कह रहे हैं कि कला के क्षेत्र में पैसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कला के क्षेत्र में बहुत पैसा है, अथाह पैसा है, अनाप शनाप पैसा है। लेकिन ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। ये वैसी ही वाली बात है कि कलाकार बने रहना है तो शायद पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन कलाबाजी में बहुत पैसा है। अब जैसे मुझे लगता है बम्बई की जो पूरी इंडस्ट्री 90% कलाबाज से भरी पड़ी है, जिनको हम कलाकार जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कला में पैसा नहीं है, कला में बहुत पैसा है। और एक जो सही मायने में जो कलाकार होगा वो मुझे ऐसा लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा पैसा जीवन में जीने की मतलब बहुत ज़्यादा उसको पैसा नहीं चाहिए होता जीवन जीने के लिए। वो कलाकार है तो वो समझ पाता है। कलाकार का जो बेस है वो है संवेदनाएं। और जिस व्यक्ति में संवेदनाएं होंगी, जो व्यक्ति महसूस कर पाएगा चीज़ों को, तो वो बहुत ज़्यादा उसको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती जीवन जीने के लिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो शायद उनके पास उतना पैसा नहीं है लेकिन वो बहुत खुश हैं अपने जीवन में। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो फिर वो कुछ अलग ही चीज़ होती है। हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो कला के क्षेत्र में भी कंपटीशन होना लाजमी है। तो इस कंपटीशन में एक सफल कलाकार बनना, एक अलग पहचान बनाना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पता नहीं मतलब मैं ये जवाब देने के लिए उतना वाजिब आदमी हूँ या नहीं हूँ, मैं जानता नहीं। क्योंकि मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि मैं कलाकार हूँ और मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि कला जो है मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं अपने आसपास कुछ बुरा होते देखता हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं जितनी भी फ़िल्में भी बना रहा हूँ, मैं जैसे चाहे वो आधा चाँद तुम रख लो ही थी या आगे भविष्य में मैं जितनी फ़िल्में बनाने वाला हूँ और अभी जो बना भी रहा हूँ, वो सब जो है वो एक ज़रूरी मुद्दे हैं। और बात अगर आप कंपटीशन की करते हैं कि तो ये वैसा ही है, मतलब कुछ हासिल करने के लिए वो काम नहीं कर रहा हूँ। अगर वो जो पहचान जो है बनाने के लिए मैं कला के क्षेत्र में नहीं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। पहचान बन जाएगी तो बेहतर है, नहीं बनेगी तो बेहतर है। मैं बस काम कर रहा हूँ और ये बिल्कुल वैसा है। आपकी जर्नी आधा चांद के समय कैसी रही और उसमें जो दो नन्हे कलाकार थे जो अभिनय के क्षेत्र के नहीं थे, तो उनको किस तरीके से अभिनय के लिए प्रेरित किया, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमें। आधा चांद तुम रख लो जब मैं कहानी लिख रहा था तो ये तय था कि मुझे वो फिल्म बनारस में बनाना है, क्योंकि मैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को बहुत सुनता हूँ। और जब वो कहानी मैं लिख रहा था तो मेरे लूप में शनाई चल रही थी। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जो है खुद वो बनारस से हैं, और तो ये तय किया गया कि इस फिल्म को जो है बनारस में शूट किया जाएगा। तो मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि आप बनारस में फ़िल्म बना रहे हो तो जो है कि उस फिल्म के जो लीड एक्टर्स हैं वो बच्चे ही हैं, और तो कुछ ट्रेन एक्टर्स को आप लो। बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्रेंड एक्टर्स लेता तो वो भी बेहतर ही करते, लेकिन जो घाट के जो लोकल बच्चे थे, तो मैंने तय किया कि जो फ्लेवर है, भाषा का जो फ्लेवर है, वो मुझे उनके अंदर मिलेगा। और वो ऐसा हुआ भी। मेरी फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर, जो लीड कैरेक्टर प्ले कर रहा है राहुल, जो फिल्म में फ़िरोज़ का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो वहाँ चाय सिगरेट बेचता है। और जब मैं घाट पे घूम रहा था तो वहीं मुझे वो चाय सिगरेट बेचता हुआ नज़र आया। तो मैंने उससे बुलाया, उससे बातचीत की। तो मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि हर फूल जो है वो खिलने के लिए ही बना है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो हर बच्चे में तमाम संभावनाएं हैं, ये बस आप ऐसा है कि आप उनको तराशें
और हर बच्चा जो है आपके आसपास घूमता हुआ, हर बच्चा, हर आदमी, उसमें तमाम संभावनाएं हैं। तो आप उनको तराशें और उनसे आप काम लें, उनके सिखाएं। तो वही मैं चाहता था, और मैं बहुत पहले से मैं बच्चों को जो है सिखाता रहा हूँ एक्टिंग। तो ये उस तरीके से। तो दोस्तों, ये थे मयंक जी, जिनसे हमने बातें की और उन्होंने बताया किस तरीके से शॉर्टकट्स को अपनाना चाहिए और अपने फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। उन्होंने अपने आधा चांद की मेकिंग बताई, किस तरीके से उनकी जर्नी रही, और जो दो छोटे बच्चे थे और रिलीजन व्यू पर थी वो फिक्शन मूवी, उनको उन्होंने बच्चों को किस तरीके से ट्रेन किया और जो घाट पर काम करने वाले बच्चों को एक अच्छे ओहदे पर बैठा दिया और कलाकार बना दिया। तो उनके लिए हम आवाज़ की पूरी टीम उनका शुक्रगुजार है कि उनको एक अच्छे ओहदे पर बैठाया है उन्होंने और एक अच्छी कला के क्षेत्र में पहचान दिलवाई है। तो आज के इस कार्यक्रम से हम आपसे इजाज़त लेते हैं उन्हीं की एक नज़्म से। ये कहते हैं कि हाँ, तुम मेरे बिना रह लोगी, मैं तुम्हारे बिना रह लूँगा, हम दोनों कलाकार हैं, आओ नौटंकी नौटंकी खेलें। दीजिए इजाज़त आवाज़ की पूरी टीम को। अगले हफ्ते किसी न किसी एक खास मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।